ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड। इसका मतलब हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। आज हम चर्चा करेंगे निप्पॉन और कोटक के सेक्टरल बैंकिंग फंड की, जो कि ETF फंड है, और इन दोनों ही फंड के एक वर्ष का रिटर्न 54% को क्रॉस कर गया है और वर्ष 2022 में इसका रिटर्न 73% से अधिक था। हम देखेंगे कि ये चमक जो इन दोनों फंड्स में दिख रही है, आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पर कि क्या ये चमक सोने की चमक है। और इसको एनालिसिस करने के लिए, ये समझने के लिए हम दो बिंदु पे बात करेंगे, दो पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहली, इन दोनों फंड्स में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्योंकि दोनों का रिटर्न 54% से क्रॉस किया है एक साल का, और वर्ष 2022 में यह 73% के पार था। और यदि इन दोनों फंड में से किसी को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना हो तो इन दोनों फंड में से किसको पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया जा सकता है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टैक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। सबसे पहले इन फंड में देखेंगे कि लॉन्चिंग डेट, एक्सपेंसेस रेशियो और एसेट अंडर मैनेजमेंट में क्या समानताएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉन्चिंग डेट निप्पॉन का 15/10/2007, कोटक का 8 नवंबर 2007, एसेट अंडर मैनेजमेंट 1432, 1040 और एक्सपेंसेस रेशियो दोनों का 0.49। इस हिसाब से लॉन्चिंग डेट में 20-25 दिन का फर्क है। 15 साल से दोनों ही फंड पुराने हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट का 200 करोड़ का फर्क है। एक्सपेंसेस रेशियो बराबर है। हम आगे देखते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस के बारे में। पोर्टफोलियो में सबसे पहले देखते हैं कि दोनों ही फंड में इक्विटी का पोर्शन कितना है, और इक्विटी में से जायंट, लार्ज और मिड स्टॉक में क्या परसेंटेज है इनका। सबसे पहले देखें नंबर ऑफ स्टॉक्स, दोनों ही फंड में 12-12 हैं। इक्विटी में 99.93, 99.97, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल। जायंट में 28.79, 32% का फर्क है। लार्ज में 52.57, 54.56, यहाँ भी 2% का फर्क है। और मिड कैप में 18.64 और 15.45, यहाँ करीब 3% का फर्क है। अब यदि हम देखते हैं कि टॉप 5 स्टॉक्स की जो होल्डिंग है, इनकी सेक्टरल होल्डिंग जो है, वो इन दोनों ही फंड में ये 5 बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, PNB और UBI। और टॉप 5 स्टॉक्स में होल्डिंग निप्पॉन का 81.30% और कोटक में 82.87%, करीब 1.5% का इन दोनों में फर्क है। और इन दोनों को यदि कंपेयर करते हैं हम इन पांचों स्टॉक्स का दोनों AMCs में, तो केवल यहाँ 2% का फर्क यहाँ दिख रहा है। बाकी यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। केवल मतलब वो जो 1.5-2% का फर्क है वो केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो कि निप्पॉन में अधिक कम है, और कोटक बैंक में, कोटक ETF में इससे अधिक है यदि कंपेयर करते हैं हम निप्पॉन से तो। और इसके बाद सबसे हम देखते हैं रिस्क एनालिसिस, दोनों ही AMCs में रिस्क क्या है। तो निप्पॉन में देखते हैं स्टैंडर्ड 5 हम पैरामीटर रिस्क का लिया हुआ है हमने। इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पे रेशियो, शॉर्टिनी रेशियो, बीटा एंड अल्फा। देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों में 40 के आसपास है। 1.05 शार्पे रेशियो दोनों में है। 2.21 बराबर ही है। 1.31, 1.32 बीटा है, और 13.27, 13.13 ये रिस्क एनालिसिस में दोनों में ऑलमोस्ट मोर देन 99% रिस्क दोनों का बराबर है। अब यदि बात करते हैं इसके रिटर्न की, तो रिटर्न में हम देखते हैं कि 1 ईयर में दोनों ही फंड का 15.93 दोनों का बराबर है, ऑलमोस्ट 55%। 3 ईयर्स में 46.88, यहाँ भी 46। 5 ईयर में 8.33, कोटक में 8.20, 7 ईयर्स में 8.24। ये देखते हैं कि इसमें भी जो रिटर्न एनालिसिस 1 ईयर टू 10 ईयर का CAGR की बातें यदि करते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल। हमें लगता है कि ये इसका रेप्लिका दिख रही है। और यदि यही एसेट मॉनिटरिंग की बात यदि करें कि पिछले 4-5 महीनों में इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस आया, तो हम देखते हैं कि निप्पॉन में नवंबर 2022 में 922 करोड़ था, जबकि मार्च में ये 1431 करोड़ हो गया। वही कोटक में 1412 करोड़ था नवंबर में, जो कि मार्च में
1040 आ गए। इन दोनों ही फंड में एक बात तो दिखती है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड है यदि हम नवंबर ऑनवर्ड बात करें तो। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि निप्पॉन में नवंबर के बाद दिसंबर में ऑल ऑफ सडन जो है 1614 करोड़ 1614 करोड़ हो गए। बढ़ने का ट्रेंड दिसंबर तक था, दिसंबर के बाद निप्पॉन में भी 16 से 15 हो गया, 1576 हो गया, 1576 से 15 हो गए और उसके बाद 1431 हो गया मार्च के डेट में। और यहां भी उसी हिसाब से ट्रेंड जो है दोनों का बराबर है। केवल फर्क ये है कि दिसंबर में जो सबसे अधिक एयूएम हुए निप्पॉन के वो दिसंबर में हुए, जबकि ये ट्रेंड कोटक में अक्टूबर से हुआ था। अक्टूबर में ये करीब 800 करोड़ के आसपास था और नवंबर में कोटक का 1412 करोड़ हो गया, जबकि निप्पॉन में नवंबर में 922 था और दिसंबर में 1614 करोड़ हो गया। तो एक महीने पहले कोटक में एक महीने पहले इंक्रीज करना शुरू किया, जबकि निप्पॉन में दिसंबर से बढ़ना शुरू किया। तो ट्रेंड एक ही है, केवल फर्क है 200 करोड़ के आसपास का इन दोनों ही एएमसीज में यदि बातें करें। अब कंक्लूड करने की बारी, आपके निर्णय लेने की बारी। दोनों ही फंड 15 साल से अधिक पुराने हैं। केवल फर्क है कि निप्पॉन 20-25 दिन पुराना है, कोटक 20-25 दिन नया है। यदि दोनों फंड का इक्विटी पोर्शन जायंट, मिड, लार्ज कैप की तुलना यदि करें तो हमें लगता है कि ये मोर देन 99% या 99% के आसपास दोनों में सिमिलरिटीज है। टॉप 5 स्टॉक्स की बात करें तो सेम ही स्टॉक है और उनका जो होल्डिंग है 1.5% का डिफरेंस है, अदरवाइज बाकी सब कुछ बराबर है। और यदि हम रिस्क एनालिसिस की बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि 10 ईयर्स का CAGR 2.86% और एक साल का रिटर्न 54.93% है। अब इन दोनों को कंपेयर करें, यदि 10 ईयर्स का CAGR 2.86% है तो रफली हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट रिटर्न 10 ईयर्स का 3% है। एब्सोल्यूट रिटर्न 3 साल का 30% है। अब देखें, एब्सोल्यूट रिटर्न 10 साल का 30%, उसमें से 55% जो है आसपास से एक साल का रिटर्न है। मतलब यदि पिछले साल के रिटर्न की बातें छोड़ दें तो उसके जो प्रीवियस 9 ईयर्स का जो CAGR होता ये नेगेटिव होता। ये बहुत देखने वाली बात है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। 10 ईयर्स का CAGR करीब 3% के आसपास है, तो एब्सोल्यूट रिटर्न रफ सेंस में हम कह सकते हैं कि 30% का रिटर्न है और पिछले एक साल का रिटर्न 55% के आसपास है। इसका मतलब यदि पिछले एक साल का यदि ये हटा दें तो उसके पहले का जो 9 ईयर्स का रिटर्न जो है, 9 ईयर्स का रिटर्न माइनस में होता, बिकॉज 55 ये जो 30% एब्सोल्यूट हुआ उसमें से 55% तो केवल लास्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब करीब 25% के आसपास एब्सोल्यूट रिटर्न में कमी होती यदि पिछले साल का छोड़ के उसके पहले का 9 ईयर्स की बातें करें तो मैं ये देखता हूं, ये मेरी समझ के हिसाब से पहला सवाल जो हमने कहा था, जो इस वीडियो की ऑब्जेक्टिव थी कि दोनों में सिमिलरिटीज क्या हैं, तो दोनों में ऑलमोस्ट 99% के आसपास सिमिलरिटीज हैं और लगता है कि ये दोनों EMC एक दूसरे के रेप्लिका हैं। और हमने ये कहा था कि यदि इस सेगमेंट को अपने पोर्टफोलियो में रखना है या इन दोनों फंड के को ये रखना है तो इन दोनों में से किस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखें। इन माय ओपिनियन दोनों ही फंड अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए नहीं है। आज के दिन के परिस्थिति के हिसाब से दोनों ही फंड में से कोई भी फंड अपने पोर्टफोलियो में ना रखें। हालांकि जो मैं बार बार कहता हूं कि ये डिसीजन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का उसके रिस्क परसेप्शन और उसके टेम्परामेंट के हिसाब से है। इट्स योर डिसीजन और निर्णय इसमें अंतिम निर्णय आपकी ही होगी।